हर्ष बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बातचीत करते हैं। और हर्ष, बहुत बहुत स्वागत। आज जो है कार्यक्रम में हम लोगों ने आपकी उपस्थिति जैसे हुई, एंट्री हुई, नई ऊंचाइयां हम लोगों ने छुई हैं, तो दर्शकों का प्यार बना रहे ऐसे ही। और आपकी रिसर्च काफ़ी शानदार रह रही है। अभी जो है काफ़ी ज़्यादा बातचीत जो है वो एफटीए के इर्द गिर्द हो रही है। क्या कुछ अपडेट्स है वहाँ पर? और आज रात को 9 बजे भी हम इस पर और डिटेल में बातचीत भी शुभम जी भी करते हुए दिखाई देंगे। आप शेयरों पर बातचीत करने जा रहे हैं, बताइए जरा क्या कुछ आंकड़े हैं। जी सर, सबसे पहले तो सर आपको मुबारकबाद एक नए कीर्तिमान के लिए। नहीं, वो हमको नहीं सर, वो आपको मुबारकबाद। हमारी पीसीआर की टीम, हमारे कैमरा पर्सन, पूरी टीम जो है हम सबके लिए है। वो तो खाली हम दिख रहे हैं पीछे। सबका साथ सबका विकास। बहुत शानदार। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेहतरीन हो रहा है सर। आपसे हम लोग बस फॉलो कर रहे हैं सर। जी सर, क्या है? ये मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स जो है वो निकल कर आई है यहाँ पर, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ऐसे समय में जब डोनाल्ड ट्रंप ने कल ही बोला कि भारत के साथ जो नेगोशिएशन था वो काफ़ी टफ रहा, यानी कि वहाँ पर भी एक डील होने की संभावना साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन अब एफटीए को लेकर किस तरीके की स्थितियां बन रही है वो हम लोग सामने रख देते हैं। सबसे पहले समझा देते हैं, फिर स्टॉक के ऊपर आएंगे। सबसे पहले आप ये समझिए, अब तक की भारत के जरिए सबसे बड़ी व्यापक जो व्यापार समझौता डील है, ये अपने आप में इसके तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स को इसका नाम दिया गया है। दूसरी चीज़ ये, भारत यूके का ऐतिहासिक व्यापार जो समझौता होगा वो 15 जुलाई से लागू होता हुआ दिखेगा, और इतने कम समय में इतनी तेजी से जो है ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है यहाँ पर भी। अब आप देखिए, कारोबारियों को करीब 28 दिन का समय मिल जाएगा यहाँ पर, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। उस प्राइस के हिसाब से एडजस्टमेंट देखने को मिलेंगे यहाँ पर। लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो है भारत और यूके के बीच में जो व्यापार अगर आप ओवरऑल निकालेंगे यहाँ पर, तो करीब 3.26 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की संभावना साफ तौर पर दिख रही है, यानी कि बहुत बड़ा मार्केट जो है वो बनता हुआ दिखेगा। और खासतौर पर ब्रिटेन में अगर आप रियल वेजेस देखेंगे तो उसमें भी एक अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आगे बढ़े, अगर हम लोग अगली प्लेट की बात करें यहाँ पर, तो आप ये देखिए, अब थोड़ा सेक्टर वाइज आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप स्कॉच विस्की की बात करें तो इंपोर्ट शुल्क जो है 150% से घटकर पहले 70% आएगा, फिर 10 साल के दायरे के अंदर ये 40% पर होता हुआ दिखेगा। ऑटोमोबाइल की बात करें यहाँ पर 100% से घटकर 10% आने की यहाँ पे साफ तौर पे ये डील के तौर ये नियम है यहाँ पर। कॉस्मेटिक की बात करें तो 22% तक जो है वो शुल्क खत्म होता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और खास तौर पे जो छोटे लघु उद्योग हैं, जो एमएसएमईज हैं, वहाँ पर भी एक्सपोर्ट का उनको फायदा मिलेगा। अब हम लोग ने 5 से 6 सेक्टर्स को कवर किया, स्टॉक स्पेसिफिक, वो आपके सामने रख देते हैं एक एक करके। सर जैसा आप बोलेंगे हम उसको फॉलो कर लेंगे। स्कॉच विस्की की बात करते हैं सबसे पहले। अब आप देखिए, यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कीजिए, रेडिको खेतान की बात कीजिए, अलाइड ब्लेंडर्स एंड डिस्टिलरीज की बात कीजिए, यहाँ पर ये जो तमाम स्टॉक हैं इस डील के बाद, एफटीए के बाद साफ तौर पर असर देखने को मिलेगा। हम लोग सब जानते हैं 150% का टैक्स जो था यहाँ पर था, अब पहले 70% पर जाएगा, फिर 40% पर आएगा। प्रीमियम स्पिरिट्स के जो बाजार है वहाँ पर एक जो है साफ तौर पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ये आज मतलब जो है मेरे उसमें रडार में था, लेकिन हम लोग आज इसको डिस्कस नहीं कर, इतने सारे सवाल रहते हैं, मिस हो गया। लेकिन बहुत बात सही है कि इसका जो है सीधा फ़ायदा जो है इन कंपनियों को 1-2 दिन से मोमेंटम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रदीप सर, रचित सर तो है नहीं, आज आपको ही मतलब इसका मतलब विश्लेषण करना होगा। तो सुबह भी वो बातचीत कर रहे थे। जरा बताइए सर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, एबीडीएल जैसे शेयरों में अभी क्या स्ट्रेटजी रहेगी? तीनों पे में ज़्यादा बेहतर आपको कौन लग रहा है? सर तीनों में से बेटर मुझे एबीडीएल का पोटेंशियल लग रहा है। चार्ट में देखा जाए तो स्टॉक में मुझे लगता है कि एक बार 950,000 तक स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आएंगे। और रेडिको खैतान का चार्ट भी बहुत बढ़िया है। स्टॉक आपको एक बार 4,250 4,500 तक मुझे शॉर्ट टाइम में आता हुआ मैं देख पा रहा हूँ। तीनों इनफैक्ट तीनों स्टॉक ही सर बहुत बढ़िया लग रहा है। यूनाइटेड स्पिरिट अगर हम देखेंगे अभी 1353 के आसपास चल रहा है। एक रेसिस्टेंस है छोटा सा 1406 के आसपास, इसको अगर क्रॉस करके सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट आपको एक बार 1670 तक 1670 तक आपको मूव आते हुए दिखाई देंगे। बेटर एवीडीएल लग रहा है, रेडिको खैतान लग रहा है। सर टैक्स कम भी नहीं करेंगे ना तभी भी भागेगा इस सही बात है। इस पे मतलब जो है, मतलब जिनको सेवन करना है बता, उस पर जो है अभी आप बोलिए, अभी सर अभी अगर आप रचित जी को मना करेंगे, रचित सिर्फ किसका बात सुनेगा? ना आपका ना मेरा, किसी का नहीं सुनेगा ना। तो जिनको एक्सपीरियंस लेना है वो तो लेते रहे। तो बाकी स्टॉक सर बढ़िया, एबीडीएल एंड रेडिको खैतानी लग रहा है मुझे। लग रहा ठीक है, इन दोनों पे ज्यादा फोकस करें। चलिए अगले सेक्टर पे चलते हैं। हर्ष जी आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब थोड़ा सा ऑटो की तरफ देखते हैं। यहाँ पर अगली प्लेट जो है ऑटो सेक्टर की है। टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर टाटा मोटर्स इसलिए देखिए, अभी हमने देखा स्टॉक में गिरावट रही जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री आई, लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए जेएलआर जो है सीधा तौर पे यहाँ पे यूके से संबंध है, क्योंकि टाटा स्टील का जो पूरा प्लांट है वहाँ पर भी है, नीदरलैंड्स में भी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हुई दिखती हैं यहाँ पर। और
अगर आप इंपोर्ट यहाँ पे शुल्क की बात करें साफ तौर पे तो 100% से घटकर ये 10% पे आएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा की बात करें तो अमेरिका में अच्छा खासा एक्सपोजर है इस कंपनी का, तो वो आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पर भी असर डालती हुई दिखेंगी। चलिए, टाटा मोटर्स, एम दोनों अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां सर, थोड़ी सुस्ती रही है लंबे समय से। अब तो डील वील की बात हो रही है और साथ ही साथ जो है इधर ईरान और यूएस का भी समझौता हो रहा है। कई सारी चीज़ें इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो रही हैं। आप इन दो में से किसी एक को चुनना चाहेंगे? मैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ ही फिलहाल अभी जाना पसंद करूंगा। ऐसा नहीं कि टाटा मोटर्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत टाइम से, लंबा टाइम से नहीं चल रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये जो कंसोलिडेशन मुझे लगता है कि अभी भी लंबा चलने वाला है। सो इस वजह से महिंद्रा का चार्ट अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें कंपेयर टू टाटा मोटर्स ज़्यादा स्ट्रेंथ है वीकली लेवल पे एंड मंथली लेवल पे भी, और बाइंग आने पे यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा फास्ट भाग सकता है। सो इसीलिए टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 3450, उसके बाद 3800 तक शॉर्ट टाइम में एक मूव पॉसिबल है। तो एक बार के लिए टाटा मोटर्स मैं इग्नोर करना चाहूंगा। ठीक सर। अगला सेक्टर हर्ष जी, आगे बढ़ते हैं, अगली प्लेट की तरफ बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप देखिए टेक्सटाइल और गारमेंट्स, आज स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी है, पिछले 1-2 दिन से मोमेंटम भी बनता हुआ दिख रहा है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल्स, वेल्सपन लिविंग, अरविंद लिमिटेड। अब आप यहाँ पे देखिए एक और चीज़ समझिए, पहले आप समझ लेते हैं क्यों, क्योंकि देखिए यूके बाजार में जो भारतीय टेक्सटाइल जो है साफ तौर पे एक कंपटीशन के तौर पे लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पर जो प्राइजेस हैं टैक्सेशन के हिसाब से वो कम होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि अमेरिका में जो बातचीत चल रही है, जैसी ये डील होगी तो फिर एक बार टेक्सटाइल शेयर जो है फिर वापस एक रडार में आते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में 4 स्टॉक जो है हम लोगों ने यहाँ पर रख दिए सर। अरविंद लिमिटेड, वेल्सपन लिविंग, KPR मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट, इन सब में थोड़ा थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। इवन ट्रेंड जैसे शेयर भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन अगर हम KPR मिल और अरविंद लिमिटेड पे अगर बात करें, क्योंकि काफ़ी लोगों के सवाल रहते हैं, आपका व्यू क्या है और कहीं पर आपकी निगाहें गई हैं क्या बीते 1-2 दिन में जो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है? इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि चारों स्टॉक के अपने डे हाई के आसपास है। अब देखिए गोकुलदास एक्सपोर्ट भी है, KPR मिल भी है। KPR मिल का चार्ट अच्छा लग रहा है, डे हाई के आसपास है, 1118-20 के 19 के आसपास का प्राइस चल रहा है। टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है कि 1225 तक शॉर्ट टाइम में आपको आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद ऑल टाइम हाई। और अरविंद तो ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है, मोटा मोटा देखा जाए तो 501-2 के आसपास का प्राइस चल रहा है। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 650 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। वेल्सपन लिविंग अभी 155 के लेवल पे है। एक बार जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 176 के लेवल पे है, तो 176 से पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, रैली कंटिन्यू रहेगा तीनों चारों स्टॉक में। अगर आप पूछेंगे कि सर फ्रेश क्या बाय करना है, KPR मिल एंड वेल्सपन लिविंग, दोनों काउंटर ज्यादा बेटर लग रहा है। दोनों बेटर लग रहे हैं, KPR मिल और वेल्सपन लिविंग पे करें फोकस। अच्छा सर, अगले सेक्टर की तरफ हम बढ़ें उससे पहले एक सवाल बहुत लोगों के रहते हैं कि ये आलोक इंडस्ट्रीज में क्या करें। इसमें रिलायंस का पीछे से नाम दे दे करके ये लोग चर्चा बीच बीच में आती है, 2-3 दिन चलता है, फिर वो ख़त्म हो जाता है। अवॉइड लिस्ट में रखें, अभी क्या सलाह रहेगी? ये अवॉइड लिस्ट में रखना है, यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं है, और अननेसेसरी इसमें बाइंग करने के लिए जाएंगे तो मुश्किल आप ही का होगा। और ट्रेंड सर नेगेटिव है, मंथली ट्रेंड भी नेगेटिव है। मैं बस मंथली लेवल पे क्रॉस कर रहा था, हाथ नहीं लगाना है अभी, भूल जाइए, छोड़ दीजिए, अवॉइड लिस्ट में करिए। सब स्टॉक लेंगे, पैसा उतना नहीं है। हाँ नहीं ठीक, वो जो लोग इस नाम से लेकर के, रिलायंस के नाम पे लेके बैठे हुए हैं, वो लोगों के सवाल आते रहते हैं, करें तो करें क्या। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और हर्ष बताइए अगला सेक्टर। जी, अगले सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पर। और अगर आप देखें यहाँ तो स्टील जो एक्सपोर्टर्स कंपनीज है, जैसे हम लोग अभी बात ही करते हैं टाटा स्टील को लेकर, यहाँ पर इसका फायदा होता हुआ दिखेगा क्योंकि वहाँ पे प्लांट है कंपनी का। JSW स्टील की बात करें, जिंदल स्टील एंड पावर की बात करें, क्योंकि ये लगातार एक्सपोर्ट करते हैं, और फिर 85% जो भारतीय स्टील एक्सपोर्ट होता है वो सेफगार्ड नियमों से बाहर है, क्योंकि पिछले कुछ समय में यूके ने सेफगार्ड नियम को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इंप्लीमेंट करती हुई दिख रही थी, तो उसका असर जरूर दिखता हुआ आने वाले दिनों में दिखने को मिल सकता है। ठीक। स्टील थोड़ा सुस्त पड़ गया है सर इधर हाल फिलहाल में। क्या करें, सेल हो, टाटा स्टील हो, JSW, इसमें तो ज़्यादातर प्राइवेट प्लेयर ही रखे हैं हर्ष ने। अगर इसमें सेल भी शामिल कर दें, चले अच्छे, पूरा मेटल चला, लेकिन अब थोड़ा ठंडा पड़ रहा है। पर क्या इस डील से जो है हम दोबारा फिर से जान आती हुई दिखेंगे टाटा स्टील में, JSW स्टील में? जी, JSW स्टील एंड टाटा स्टील का चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लग रहा है। जिंदल स्टील मुझे लगता है कि स्लो मूव करने वाला है। टाटा स्टील का टारगेट आपको 240-250 तक मिलेंगे। JSW स्टील भी आपको मोटा मोटा 1650-1700 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। दोनों स्टॉक में यही आप ट्रेंड में है। रिसेंटली टॉप करने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है, एक हेल्दी करेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता।
ऑलमोस्ट अपने 200 जो वीकली मूविंग एवरेज एज वेल एज डेली जो मूविंग एवरेज प्राइस है इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है एंड फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, बने रहना चाहिए। फ्रेश भी बाय करके हम जा सकते, ट्रेडिंग करने जैसा काउंटर नहीं है अभी फिलहाल, पोजिशनल व्यू रहेगा, मिनिमम 2-3 क्वार्टर कर लिए, अब बाय करके जाइए। काफ़ी लोगों के सवाल सर सेल को भी थे, तो अगर आप चाहें तो एक टिप्पणी अगर उस पर भी कर दें तो। सेल, अच्छा सेल को देखने गया तो सलोनी आ गया क्यों? अरे हाँ, सर स्टील वो अथॉरिटी आपकी गलती नहीं है, हो जाता है सर, इस उम्र में अक्सर हो जाती है। देखिए 181 182 के आसपास का प्राइस अभी चल रहा है, जी परफेक्ट बाइंग जोन पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। एक बार के लिए मैं तो यहाँ पे 165 का एक स्टॉप लॉस परफेक्ट बाइंग लेवल पे है, मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक में भी मूव आपको मिलेंगे। 225 का रहेगा टारगेट, बाय करके जाइए। और जिनका भी व्यू थोड़ा 1-1.5 महीने है, अनदर वन मोर स्टॉक है सेल 165 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, बढ़िया काउंटर है, रिसेंटली टॉप से थोड़ा अच्छा खासा नीचे भी आया है, 225-30 इजीली आपको मिलेंगे। चलिए वाह, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेक्टर की बात करते हैं। और इसे गलती नहीं कहते हैं सर, इसे खूबसूरत गलतियां कहते हैं, होती रहनी चाहिए जीवन में। हर्ष बताइए अगली जी आखिरी जो सेक्टर है जो हम लोग यहाँ पे लेके आए, देखिए कृषि और फूड एक्सपोर्ट्स को लेके एलटी फूड्स यहाँ पर है। केआरबीएल को आपको इसलिए भी रडार पे रखना है क्योंकि देखिए अमेरिका और ईरान के बीच में डील होती हुई दिखी है यहाँ पर, और भारत जो था पहले जो है एक्सपोर्ट करता था बासमती राइस, और वो जाता था सीधा केआरबी जो है उसके हिसाब से होता था, और जो है वो ईरान के पास जाता था, ईरान खरीदता था यहाँ पर। तो इस लिहाज से अगर आगे की स्थितियाँ बेटर होती हैं, तमाम पाबंदी हटाई जाती है, तो ये स्टॉक जो है जरूर रडार पर रहेगा। अवंती फीड्स की भी बात कर लें यहाँ पर, तो फिशिंग को लेकर खासतौर पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादन की जो पहुँच है वो यूके के बाजार में बढ़ती हुई दिखेगी। तो इनमें से ये 3 स्टॉक जो है वो नाम निकल कर सामने आए। जय बात। एलटी फूड्स, केआरबीएल, अवंती फीड्स लगातार हमारी कवरेज में भी रहे हैं, इस पर बातचीत होती रही है समय समय पर। कुछ एक में जैसे अवंती फीड जैसे शेयरों पे बीच बीच में रिकमेंडेशंस भी रही है, शायद रचित जी की थी या किसकी थी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन रही है, कवरेज में रहे हैं शेयर। सर क्या करें, अभी थोड़े से सुस्त जरूर हैं, लेकिन अवंती फीड्स ने बीते अगर हम देखें 4-5 दिनों के अंदर, हालांकि निगेटिव ही है, क्या करें सर? अभी खबर के बाद यहाँ पर तेजी बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल जी, देखिए अभी तो स्ट्रेंथ नहीं आया कोई भी कंपनी में। केआरबीएल का अभी 381 के लेवल पे प्राइस चल रहा है, मल्टीपल रेसिस्टेंस है, पहला टारगेट यहाँ पे 708, उसके बाद आपको 440 तक होना चाहिए, लेकिन मैं मूव आने के लिए एक बार वेट करना पसंद करूंगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर किसी के पोर्टफोलियो में है तो 335 के लेवल पे होना चाहिए। एलटी फूड्स भी एक तरफा रैली होने के बाद कंसोलिडेशन रेंज में फंस चुका है, तो इसीलिए अभी एक स्टॉप लॉस 345 में होना चाहिए, टारगेट आपको यहाँ पे 440 तक मूव आते हुए दिखाई देंगे। अवंती फीड्स, अगर आप पूछेंगे कि तीनों में से कौन सा स्टॉक लेना है, मैं तो अवंती फीड्स को अपने वॉच लिस्ट में डेफिनेटली रख के चल रहा हूं, और बाई कॉल मेरा आने वाला है अवंती फीड्स में ही, लेकिन अभी नहीं आएगा। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर हुआ है, 1500 के आसपास का टॉप बनाने के बाद लगातार नीचे आ रहा है, 985 है। मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक पुल बैक, उस पुल बैक में तो आपको 1250 तक मिलेंगे। जैसे ही आज का जो डे हाई है 1018, एटलीस्ट 1025 एंड अबव एक बार क्लोजिंग आ जाता है ना, तो इतना सेलिंग प्रेशर होने के बाद एक डेड कैट बाउंस के तौर पे एक जो शॉर्ट कवरिंग मूव है इसमें आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो मुझे लगता है कि अवंती फीड्स आपका रडार पे रखना चाहिए। 1025 जैसे ही क्रॉस होता है बाय करने का सलाह रहेगा, 1250-1300 तक मूव आपको इमीडिएट बेसिस पे आते हुए दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस उस टाइम पे मैं 1025 क्रॉस करने के बाद मैं मेंटेन करूंगा एग्जैक्टली 968 के लेवल पे, 968 के लेवल पे स्टॉप लॉस होगा, 1025 के ऊपर बाइंग, 1250 से 1300 का भाव शॉर्ट टाइम में आपको मिलेंगे। चलिए ये बात है, तो इसी के साथ इस सेगमेंट को हम यहाँ पर अब विराम दे सकते हैं हर्ष।